So, hello everyone. Welcome to Vyas IAS. This is lecture number 6 of microeconomics. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें देख ली है. हम लोगों ने देखा है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है. ठीक है, हमने उसके अलावा देखा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रलाइज इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम लोगों ने देखी, मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोगों ने देखी. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने डिस्कस किया. स्कैरसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि स्कैरसिटी क्या होती है. ठीक है, उसके अलावा हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी. इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने एक सब कैटेगराइजेशन पढ़ी थी. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने डिफरेंस देखा. ठीक है, एंड हम लोगों ने पॉजिटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी देखा था. एक कंसेप्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखा. ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हम लोगों ने देखी. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में. ठीक है, आज जो हम करेंगे वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक किस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, या इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं क्योंकि इससे हम एक ग्राफ सीखेंगे, कर्व बनाना सीखेंगे. ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पहला ग्राफ होगा जो आप सीखोगे. मैं अगर टॉपिक के नाम की बात करूँ तो टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर. ठीक है, इसको हम PPF शॉर्ट में बोल देते हैं. देखिए, नाम से ऑफ कोर्स अभी नहीं समझ आ रहा होगा कि प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर क्या होता है. बट अगर हम देखें कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, अभी तक जो भी हम लोग देख रहे हैं इतने दिन से इकोनॉमिक्स का, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, बेसिकली हम यही देख रहे हैं सीधी सी चीज़ें कि हमारे पास भाई रिसोर्सेज स्केर्स हैं. क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, इसी वजह से चॉइस की दिक्कत आती है. हमें चूज़ करना पड़ता है कि क्या रिसोर्सेज हमें लेना है. ठीक है, चूज़ करना पड़ता है चीज़ें. हम लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. वांट्स जो है हमारी, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती सेटिस्फाई? क्योंकि हम लोगों की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड भी है. अलॉन्ग विद दी अनलिमिटेड वांट्स हमारे रिसोर्सेज भी स्केयर है. मतलब वांट्स, अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ भाई पैसा भी बहुत है हमारे पास, तो पैसा अगर हम पे सब चीज़ें ले लें, बट नहीं हो सकता. क्योंकि रिसोर्सेज हमारे को इतने अलाउ नहीं करते हैं. तो वांट्स अनलिमिटेड होने के साथ साथ रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होने की वजह से भी हम लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं. ठीक है, चाहे ही इकोनॉमी पूरे के पूरे रिसोर्सेज भी यूज़ कर ले, सब जान लगा दे. मतलब मान लीजिए मैं हूँ, मान लो अंबानी है, वो ऐसा नहीं है कि भाई सारी चीज़ें खरीद ले, नहीं खरीद सकता. चाहे वो सारा रिसोर्सेज भी लगवा दे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है कि अगर इकोनॉमी के अंदर सारा का सारा रिसोर्सेज भी यूज़ हो जाए, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती है पूरी. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. ठीक है, इसी वजह से वी आर फोर्स टू मेक डिसीजन. इसी वजह से वी आर फोर्स टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस. ठीक है, तभी हम लोगों ने वो इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी देखी. इसी से इंटरलिंक करते हुए यहीं से हमारी इकोनॉमिक डिसीजंस की बात आ जाती है. ठीक है, कि इकोनॉमिक डिसीजंस हमें इस तरीके से लेना है कि हमें सोचना पड़ेगा कि कोई और ऑल्टरनेट गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है क्या. ठीक है, हमें ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कोई और ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, नहीं है. ठीक है, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे. तो बेसिकली मैं बोलूँ तो
अ सोसाइटी या द सोसाइटी भी आप कह लीजिए, अ सोसाइटी मस्ट डिसाइड, एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस out of an almost infinite range of possibilities. इतनी सारी गुड्स बनाने में से, इतनी सारी चीज़ें होने में से एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि यार क्या बनाना है, क्योंकि सब चीज़ें नहीं बन सकती है। आपको भी ये बात समझ आती होगी, ठीक है, कि एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ एन इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होने में से एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बनाना है, जो एक इकोनॉमी को बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो चॉइसेस हमें किस में से करनी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, जो इतनी सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से हम लोगों को चॉइस करनी है, चूज़ करना है कि क्या बनाना है। तो इकोनॉमिस्ट, अब मैं बोलूँ यार, देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने यहाँ लिखा कि इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, तो अब क्योंकि इकोनॉमिस्ट है, कोई भी एक इकोनॉमिस्ट है, कोई कंसेप्ट समझाना चाहेगा या कोई भी एक हो, तो हम लोग ना इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा देखेंगे ना वो ये है कुछ चीज़ें कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो अजम्पशन से चलती है। कोई भी मतलब जो इकोनॉमिक्स का आप कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अजम्पशंस लगाई जा रही है जिससे कि वो चीज़ समझाई जा सके, ठीक है। तो एक इकोनॉमिस्ट क्या करता है, कुछ चीज़ें अज्यूम करके रख लेते हैं, प्री अज्यूम्ड आप बोल दीजिए, कोई भी चीज़ समझाने के लिए। अब हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखेंगे तो हम इसमें कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे, फिर हम उसके हिसाब से इस बारे में पढ़ेंगे। अब मैं बोलूँ यार n नंबर ऑफ़ गुड्स है मार्केट में, आपको भी पता है हज़ारों लाखों करोड़ों गुड्स हैं, सब गुड्स को देख के मैं कैसे समझाऊँ चीज़ें। हर गुड का नेचर अलग है, हर गुड की प्राइसेस अलग होती है, हर गुड का यूसेज अलग है, हर गुड का टाइम के हिसाब से चीज़ें यूज़ होती है, तो हम ऐसे तो फिर कभी कंक्लूजन में ही नहीं आएंगे। इस वजह से एक इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं ना कि एक जनरलाइज्ड अजम्पशंस ले लेते हैं, ठीक है, अजम्पशंस के बेसिस पे चलाते हैं। और इस केस में हम लोगों ने क्या अजम्पशंस ली है कि इकोनॉमी में इतने सारे गुड्स ना होने की जगह सिर्फ हम एक बार के लिए 2 गुड्स ले लेते हैं, ठीक है। 2 गुड्स के हिसाब से हम लोग अपना पूरा कंसेप्ट को समझेंगे कि ऐसा मान लेते हैं रादर देन चूजिंग बिटवीन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ द इकोनॉमिस्ट इज अज्यूमिंग अ वेरी बेसिक इकोनॉमी। एक ऐसा इकोनॉमी हम अज्यूम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 2 तरीके की गुड है। ऑफ कोर्स दिस इज़ हाइपोथेटिकल बट हम अज्यूम कर रहे हैं जस्ट फॉर दी कंसेप्ट, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब एक बहुत ही फेमस एग्जांपल यहाँ पे इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के केस में चलता है। वो फेमस एग्जांपल 2 जो गुड्स यहाँ पे लिए जाते हैं वो है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, गन्स और बटर का चलता है, ठीक है। कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि गन्स और बटर ही लेना है या इनके बीच में कोई रिलेशन है, दोनों गुड में कोई रिलेशन नहीं, आपको भी पता है ये चीज़ें, ठीक है। दोनों गुड में कोई लिंकेजेस नहीं है, कोई भी आप रैंडमली 2 गुड्स ले सकते हैं। पहला गुड हम लोगों ने ले लिया गन्स और दूसरा गुड हमने ले लिया बटर, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये जो चॉइसेस हैं इन 2 गुड्स में, जो भी हमारे पास चॉइसेस हैं इन दोनों गुड्स को बनाने की, जो भी हम देखेंगे, जो भी चॉइसेस हमारे पास है इन 2 गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है, और उसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जब इन रेंज ऑफ चॉइसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल या शेड्यूल आप बोल सकते हैं। और जब हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस ग्राफिकली,
ठीक है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जा रही है तो इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को जो हम नाम देंगे वो नाम होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, कर्व क्यों है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता क्योंकि वो अभी हम देखेंगे ये चीज़ें, एक कर्व फॉर्म में निकल के आता है। कर्व बोल दीजिए या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो इसी को बोला जाता है PPC और PPF। अब ये तो हमने भाई ऐसे ही बोल दिया कि यार कि जितनी भी रेंज ऑफ चॉइसेस है उसको रिप्रेजेंट करके हमने उसको बोल दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बट होता क्या है यार, ये तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखो, अगर मैं पहले डेफिनेशन की बात करूँ तो लेट्स जस्ट सी द डेफिनेशन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज दैट इट रेफर्स टू ग्राफिकल, अभी मैंने आप लोगों को बताया, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combinations of two goods that can be produced या आप लोग नोट कर लेना डेफिनेशन वगैरह, with given resources एंड टेक्नोलॉजी। ये तो हो गई एक हमने भाई देख ली बुकिश डेफिनेशन। बट अब इस डेफिनेशन को समझते हैं ब्रेक करके। ठीक है, थोड़ा सा पहला चीज़ जो हम इसमें देखेंगे कि एक पॉइंट हमारा इसमें से ये निकल के आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल, यहाँ क्या लिखा है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ऑफ टू गुड्स। ये हमने देखा क्योंकि हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये तो हो गए कुछ की टर्म्स। अब इनको टर्म्स को अगर मैं समझाऊँ, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है वो भी हम धीरे धीरे देख लेंगे कि भाई ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए ही इसको हम कर्व बोलते हैं, वो हम देख लेंगे। बात है यहाँ लिखा है पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन नाम में क्या लिखा है, प्रोडक्शन यानी कि कुछ प्रोड्यूस करना, पॉसिबिलिटी यानी कि कुछ जो बना पा रहे हैं, जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, और फ्रंटियर मतलब कर्व। तो प्रोड्यूस करना की पॉसिबिलिटी उन चीज़ों का है ये कर्व। सिंपल सी भाषा में जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, एक्चुअल नहीं है, उस चीज़ का कर्व में रिप्रेजेंटेशन कर देना, इसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन समझ आया कि जो जो चीज़ें हम बना सकते हैं, जो जो पॉसिबल है। अगर मैंने गन्स और बटर का एग्जांपल लिया तो कितने गन्स और कितने बटर बनाना पॉसिबल है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते हैं, ये हो गया पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम दो गुड्स अज्यूम करके रख रहे हैं तो यहाँ टू गुड्स लिखा है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। अब यार गुड्स तो बना रहे, गुड्स तो मैं बोल दूँ मैं हज़ारों बना दूँ, लाखों बना दूँ, बट बात हज़ारों और लाखों की नहीं है, बात ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। बात ही तो यही है ना, पूरी इकोनॉमिक्स में हम कंसेप्ट ये देख रहे हैं यार रिसोर्सेज ही इतने नहीं है हमारे पास, स्कैर्स है। तो वही बात हो रही है कि जितना रिसोर्स तुम्हारे पास है उस रिसोर्स से तुम इतने गन्स और बटर के कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। कॉम्बिनेशंस क्यों बोल रहे हैं कि दोनों बने, ना कि सिर्फ कोई एक चीज़ बने, दोनों ही बनेंगी। इकोनॉमी में टू गुड्स हैं तो दोनों गुड्स चाहिए, किसी को गन्स चाहिए तो किसी को बटर चाहिए, इसलिए हम कॉम्बिनेशंस बोल रहे हैं। ठीक है, विद गिवन रिसोर्सेज
जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हो और जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हो, ठीक है, जिस भी तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हो उन सबको मिला के हम कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स बना सकते हैं, और उन गुड्स की रिप्रेजेंटेशन को अगर हम ग्राफिकली दिखा दें तो इसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, ये तो यार ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या मतलब, ठीक है ये तो हम समझ गए, तो उसको कैसे समझें हम और अच्छे से। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं आप इसको कि बेसिकली PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़ द लोकस, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लोकस combinations basically of various possible combinations ठीक है, of two goods that can be produced with the given resources and technology। एक डेफिनेशन का मैंने दूसरी आपको तरीका लिखवा दिया कि इस तरीके से भी आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, with given resources and technology। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। अभी आप लोगों को ये रीज़न समझ आ गया यहाँ पे कि हम लोग बार बार टू गुड्स ही क्यों ले रहे हैं। टू गुड्स हम एक सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें समझ आ जाए। ठीक है, समझ आ गया, ओके। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले एक बार हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं, जो क्योंकि हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ग्राफिकली उसको दिखा रहे हैं तो ये अजम्पशंस के हिसाब से ही वो चल रहा है। ठीक है, वरना फिर आप लोग कहोगे यार ये कैसे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बता रही है मैम तो। ठीक है, इसलिए हम कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं पहले, क्योंकि एक अजम्पशंस के ही बेसिस पे ये पूरा चल रहा है। ठीक है, अजम्पशंस फॉर PPF। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, देखिए कौन कौन सी अजम्पशंस पे चलता है। पहली अजम्पशन ये है कि जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर है, amount of resources in an economy is fixed। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं है हम बोल दे एकदम से यार बढ़ गए, हमने ये मान लिया है स्टार्टिंग से ही कि रिसोर्सेज हमारे पास सिर्फ इतने हैं तो इतने ही हैं। अगर मैं कह रही हूँ 100 यूनिट्स हैं तो वो 100 ही यूनिट्स है, इसको हम बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज़ फिक्स्ड, बट हाँ ये हो सकता है कि पहले मतलब मान लीजिए मैं सिर्फ पहले 100 यूनिट से, मतलब मान लीजिए इस लैंड से सिर्फ गन बना रही थी, बट अब हो सकता है कि मैं गन के साथ साथ बटर भी बना रही। तो ये हो सकता है कि एक रिसोर्सेज से दूसरे रिसोर्सेज में हम ट्रांसफ़र कर दें, बट मतलब एक चीज़ से एक चीज़ ना बनाने की जगह दूसरी चीज़ बना रहे हो, बट रिसोर्सेज उतने रहेंगे, करना सिर्फ उतने में से यूज़ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, बट दिस रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। ठीक है, दूसरी चीज़ है ये जो हम लोगों ने देखा कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हो, विद द हेल्प ऑफ हम सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हैं। ऐसा मान के चल रहे हैं कि यार 2 ही गुड्स बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हमसे नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ओनली 2 goods कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, ओनली 2 goods कैन बी प्रोड्यूस्ड। तीसरा पॉइंट कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे, ये हम लोग जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी बन के आएगा वो पूरी एफिशिएंसी के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। रियल लाइफ में देखो ये बिल्कुल चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो 2 ही गुड पॉसिबल नहीं है, तो ये सिर्फ असम्पशंस हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट तो हम होने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस हैं। चौथी चीज़, ये रिसोर्सेज आर नॉट equally efficient in production of all products. So when resources are
transferred from production of one good to another, the productivity decreases. अब यार ये सब क्या लिख दिया इतना बड़ा, देख लेते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ लिखा हुआ है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। देखो इससे पहले हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हम उसको एफिशिएंटली और फुल्ली तरीके से यूटिलाइज तो कर रहे हैं, बट सारे प्रोडक्ट्स बनाने में, यहाँ पे सारे का मतलब क्या है, 2 प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं ज़रूरी नहीं है दोनों एक जैसे ही एफिशिएंट हो। मान लो गन बनाने में एफिशिएंसी, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मुझे यार बटर बनाना बहुत अच्छे से आता है, मेरी ना एफिशिएंसी बटर बनाने में एकदम अच्छी है, मुझे बटर बनाने में तो मैं एफिशिएंट हूँ, बट मुझे एकदम से बोले जाए यार गन भी बनाना है, तो हो सकता है मेरी एफिशिएंसी इतनी ना आए। क्यों? क्योंकि मेरी एफिशिएंसी एक काम में ज़्यादा है। और अगर आप देखो कि कोई भी इंसान कोई एक काम कर रहा होता है तो उसमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्क जो वो नहीं करता है, ठीक है, ये तो आपको भी पता ही है ये चीज़। अगर आप कोई एक चीज़ में स्पेशलाइज हो तो कहीं ना कहीं फिर दूसरी चीज़ आपको कम आती होगी, ठीक है। तो हर कोई रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन में सारे प्रोडक्ट्स की, यानी कि 2 प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हर रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते कि भाई वो सब बना सके, सब तरीके से एफिशिएंटली बन सके। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं अगर 1 घंटे में 4 पैकेट बटर बनवा पा रही हूँ, हो सकता है मैं गन में इतना अच्छी से एफिशिएंसी नहीं दे पाऊँ। हो सकता है कोई सेकंड पर्सन अगर बटर में रख दूँ वो इतना एफिशिएंट ना हो क्योंकि वो ऑलरेडी गन बनाता हो। मान लीजिए ये एक्स पर्सन बटर बनाने में बहुत अच्छा है और वाई पर्सन गन बनाने में बहुत अच्छा है। एक्स 1 घंटे के अंदर अंदर 4 बटर के पैकेट बना रहा है, बट अब वाई को बोल दिया गया कि यार तू भी बटर ही बना, तो हो सकता है कि वो 1 घंटे में 4 नहीं बना सकता है, सिर्फ 3 ही बना सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा जब रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि यार इसकी जगह तू ये काम कर, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी कैसे कम हो रही है? क्योंकि वो इतना एफिशिएंट नहीं है, इस वजह से वो कम ही बना पा रहा है। जैसे कि हमने देखा यहाँ 4 से 3, ठीक है। सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो ही जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट अगर लास्ट असम्पशन अगर हम देखें तो लास्ट असम्पशन यही है कि हम टेक्नोलॉजी को भी सेम मान के चल रहे हैं। हम रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी 2 चीज़ों की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, तो हम लोग टेक्नोलॉजी भी सेम मान रहे हैं। मतलब भाई ऐसा नहीं कि अब बोलो बच्चे कि मैम 4G से 5G आ गया, ऐसा नहीं। हम लोग ये मान के चलो टेक्नोलॉजी भी सेम है, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो चीज़ भी सेम ही रहेगी, थ्रू आउट चेंज ही नहीं हो रही है। अगर भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो एफिशिएंसी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, फिर तो ये भी पॉइंट फेल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा मान के चला जा रहा है कि रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। अगर लेबर बना रही है कोई चीज़ तो वो लेबर ही बना रही है, अगर कोई चीज़ कैपिटल मशीनरी से बन रही है तो वो मशीनरी से बन रही है, ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी वगैरह बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी अजम्पशंस हैं, हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ इसलिए अज्यूम किया जा रहा है कि हम लोग पीपीएफ का कंसेप्ट समझ सके, पीपीएफ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। ठीक है यार, अब पीपीएफ को मतलब ग्राफ समझने के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें इसकी देख ली कि ये अजम्पशन वो अजम्पशन, अब समझ लेते हैं एक्चुअली में पीपीएफ को एक मतलब रिप्रेजेंट करने की आप कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, यानी कि अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को एक प्रॉपर टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी तभी तो हम किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग जैसे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ पॉसिबिलिटीज़। गन्स लेके चलते हैं यूनिट्स में, ठीक है। बटर,
यूनिट्स में ले लेते हैं बटर भी। MOC, अब यार ये MOC क्या आ गया नया कंसेप्ट, ये भी देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे हम MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स सी बात है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ये 2 कॉलम तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होंगे कि MOC और MRT क्या है। कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करें, ये भी हम लोग अभी समझ लेंगे, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास 5-6 तरीके की पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं ये ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बन जाएगा। 6 कॉम्बिनेशंस हम लोग बना पा रहे हैं, 6 या 7 ले लो, ठीक है। ये तो हुई 7 पॉसिबिलिटीज़ है जो हम बना रहे हैं। हमने कहा कि 21 यूनिट गन बन रही है, तो एक भी मेरा बटर नहीं बन रहा। अगर मैं पूरी तरीके से सारे रिसोर्सेज लगाऊं तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गन्स 21 बना सकती हूँ, और बटर बन सकता है फिर एक भी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं सारा का सारा बटर बनाना चाहूँ और गन्स को 0 रखना चाहूँ तो मैं मैक्सिमम 6 बटर बना सकती हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं अगर कहती हूँ कि यार अब भाई दोनों ही गुड बनाने, कॉम्बिनेशंस की बात हुई है ना, बटर को मैं 0 कैसे कर दूँ, मुझे बटर को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा यार बटर का मुझे 1 यूनिट बनाना है। अब ये क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सारी की सारी एफिशिएंसी किस में है, गन्स में है। अगर हम जब गन्स से बटर में जाएंगे तो बटर तो हम कम ही बना पाएंगे, मतलब बटर हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाई तो उसके लिए फिर मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी ना। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी गन्स में एफिशिएंट हूँ, मैं बटर बनाने में इतनी एफिशिएंट नहीं हूँ। जहाँ मैं 21 गन्स बना पा रही थी, अब मैं कम बना पाऊँगी, ठीक है। हो सकता है कि मैं कि 1 यूनिट मेरी कम हो गई, मैंने 1 बटर एक्स्ट्रा बनाया तो मेरी 1 गन्स की यूनिट कम हो गई। फिर मैंने सोचा और 1 बटर को अगर मैं बढ़ाऊँ, 2 बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा रेट से कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे एक्स्ट्रा 2, पहले मुझे 1 ही बटर बनाना पड़ रहा था तो मेरी एफिशिएंसी कम गिरी, बट अब मुझे डबल बनाने पड़ रहे हैं बटर, तो मेरी एफिशिएंसी गन्स में ज़्यादा गिरने लगेंगी। फिर मैं अगर 1 बढ़ाना चाहूँ तो मेरी एफिशिएंसी फिर गिर जाएगी, ये बढ़ा, मेरी एफिशिएंसी यहाँ गिरने लग जाएगी। समझ रहे हैं? 5 हुआ तो ये 6 हो गई, और मैंने 6 बनाया तो फिर मैं कोई भी गन्स बना ही नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो ये तो हुआ एक हमारा एक चार्ट कि यार अगर मैं सारा गन्स बना रही हूँ तो फिर ये ऐसा होगा, और ये धीरे धीरे ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा। अब ये बढ़ेगा ये गिरेगा क्यों है भाई? अभी तो बताया यार कि रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने हैं। अगर मैं एक चीज़ ज़्यादा बनाना शुरू करूँगी तो मुझे दूसरे को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना। एक मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे तो मुझे ऑफकोर्स माइनस देना पड़ेगा ना, मेरी चीज़ें कम होती रहेगी, ये बढ़ता रहेगा तो ये कम ही होएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की तो कमी है। समझ आ रही है ये चीज़? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि अगर बटर की मैं एक भी यूनिट बढ़ा रही हूँ तो मुझे गन्स की यूनिट कम करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये MOC क्या होता है और MRT क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये टेबल समझ आया इतना सा, इसी की रिप्रेजेंटेशन, इसी को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे इस 2 कॉलम को, और यही होता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक बार हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आई एम ड्राइंग इट हियर जस्ट बिलो दिस, ओके। Is this straight? No. ठीक है, X एक्सिस, Y एक्सिस, रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो आपको आता ही होगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा होता है वैसे वो। अब पहला पॉइंट हम देखें, अगर गन्स कितना है, एक साइड गन्स को ले लेते हैं, एक साइड बटर को ले लेते हैं। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ बटर को मान लेते हैं इन यूनिट्स, ठीक है। गन्स इन यूनिट्स, बटर कितना है, 0 से 6 तक जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3 6 9
12, 15, 18 एंड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, एक्सेस छोटी होगी ना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं एक बार के लिए। 9, 12, 15, 18 एंड 21, ठीक है, समझ आया? ये हुआ हमारा एक्सेस का। ओके, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अब यार रिप्रेजेंटेशन तो आपको भी पता है। पहला पॉइंट क्या है? 21, 0, तो कहाँ से आएगा? 21, 0, ये हुआ 21, 0। कौन सा पॉइंट था इस पर? ए पॉइंट था, ठीक है। दूसरा क्या है? 20 पे 1, ये हो गया आपका 1 और ये आपका हो गया अराउंड 20, ठीक है। एक सेकेंड ना, ये आपका इधर आएगा अराउंड। ओके, तो सेकंड पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा इधर, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे क्या है? 18 पे 2, ठीक है, ये आपका एटीन पे 2 हो गया। पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी पॉइंट 15 पे 3, ये आपका यहाँ पे जाके समथिंग यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 11 पे 4, ये आपका हुआ 11, यहाँ के आसपास आपका आएगा 11 पे 4, 6 पे 5, ठीक है, 5 पे कितना है? 6, एफ पॉइंट, और यहाँ है जी पॉइंट, ठीक है। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, समथिंग देखो ऐसा जा रहा है, देख पा रहे हैं आप? तो ये जब पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं पीपीएफ। अभी हमने यही तो देखा, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, डेफिनेशन पे आपने क्या देखा कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं हमने देखे, ए बी सी डी ई एफ जी, उन सारे कॉम्बिनेशंस को जो हम बना पा रहे हैं, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? पीपीसी, पीपीएफ भी बोल सकते हो। ये हुआ आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रफ डायग्राम देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका पीपीसी बन रहा है, ठीक है। अब इसकी एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन देखें हम लोग कि यार ग्राफ से क्या समझ आ रहा है। देखो ग्राफ से ये समझ आ रहा है, ये तो हमने यहाँ पे देखा कि यार इसमें ऐसा हो रहा है कि सिर्फ गन्स बन रही है, बटर नहीं बन रही, ठीक है। बट ग्राफ में कैसे पता लग रहा है? ये आपका बटर है, ये आपका गन्स है। देखो 0 बटर बन रहा है तो कितने गन्स आ रहे हैं? 21 आ रहे हैं। कि अगर इकोनॉमी यूज़ कर रही है अपने सारे रिसोर्सेज गन्स बनाने में, तो सारे रिसोर्सेज गन्स बनाने में और बटर बनाने में 0, तो मैक्सिमम वो 21 यूनिट्स ऑफ गन्स बना सकते हैं एंड नो बटर कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस कैन बी क्लियरली सीन इन पॉइंट नंबर ए, ठीक है। पॉइंट ए में ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे ये हो रहा है नो यूनिट्स ऑफ बटर की तो एक भी यूनिट नहीं है, बट मैक्सिमम यूनिट्स किसकी बन पा रही है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो गन बन सकता है, और वो मैक्सिमम यूनिट्स कितनी है? 21 यूनिट्स हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर सारा का सारा रिसोर्सेज बटर पे ही लगा दूँ और गन पे नहीं बनाऊँ, तो मैक्सिमम 6 यूनिट ऑफ बटर बन सकता है, जो कि आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है कि क्या है? 0 यूनिट्स ऑफ गन बट मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ बटर यहाँ पे बन के आ रहे हैं। और मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ बटर कितने बन के आ रहे हैं? यहाँ पे 6 यूनिट्स ऑफ बटर बन के आ रहे हैं। और बाकी के जो ये बीच के पॉइंट्स हैं, बी पॉइंट है, अगर मैं बोलूँ इससे हाईलाइट करके, पॉइंट नंबर बी हमारा जो ये है, पॉइंट नंबर सी हमारा जो ये है, डी पॉइंट जो आपके पास है, ई पॉइंट जो आपके पास है, और एफ पॉइंट जो आपके पास है, ये सारे के सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले पॉइंट है जो बन सकते हैं। अगर हम 2 तरीके के गुड्स बना रहे हैं, तो ये जो है 2, ये डिफरेंट तरीके के
कॉम्बिनेशंस हैं गन्स एंड बटर के जो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका बना है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका किस किस पॉइंट्स को मिलके बनाया गया है, तो अगर यहाँ देखें तो ये जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो बना गया है, ये पॉइंट्स ए से लेके मतलब ए बी सी डी ई एफ जी को अगर हम जॉइन करते हैं, ठीक है, तो एक कर्व निकल के आया। हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं है, एक कर्व निकल के आया जिसका नाम क्या है, ए जी। और इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। समझ आई बात। ए जी कर्व क्या दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा मतलब मैक्सिमम, ए पॉइंट दिखा दिया कि कितना मैक्सिमम गन बन सकता है, जी पॉइंट दिखा सकता है कितना मैक्सिमम बटर बन सकता है। तो कर्व ए जी बेसिकली हमको क्या दिखा रहा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर, ठीक है। समझ आया। अब आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। अब ये एमओसी और एमआरटी क्या है, ये एक अलग कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इसी पीपीटी के साथ हम लोग करेंगे, इसी वाली स्लाइड के साथ हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप ये कंसेप्ट, ये डेफिनेशंस वगैरह देखिए, अजम्पशंस को समझिए। कुछ अगर आपको कोई डाउट है, कहीं तरीके से आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप मुझे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लेक्चर नंबर 7. टिल देन, गुड बाय।